अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले बात करेंगे वीलॉग में कि शाम पर हमला हुआ है, शाम के हवाले से भी कोई रद्द-ए-अमल सामने, वो रद्द-ए-अमल भी बात करेंगे। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इस वक्त गज़ा के मामले पर मिस्र और इसराइल आमने सामने हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपके सामने रख लेते हैं। जो हालात चल रहे हैं, जो वाक़यात चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। इस वक्त जो शाम के इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाकों पर जो बमबारी की गई, ख़ास कर ये 12 मील दूर आप ये कह सकते हैं कि दमिश्क से दूर जाके ये बमबारी हुई है। और इस बमबारी के नतीजे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे हालात क्या हुए हैं। उन हालात की बदौलत अब आपको मैंने ये खबर दी थी कि दमिश्क और यानी शाम के लोग निकल आए थे। उन्होंने बाकायदा रेजिस्टेंस की इस बात पे कि भाई साहब किस तरीके से आप हमारे मुल्क को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से आपने हमारे मुल्क में अंदर जाके दाखिल हो के आपने हमारे मुल्क में जाके क्या किया है, आपने वहाँ पर लोगों पर हमला किया है। अब इन सारी सिचुएशन में और फिर वो ये कहते हैं कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई साहब आप हमारी सरजमीन में दाखिल हो चुके हैं। मैं तो पहले ही आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि शाम में रिजीम चेंज करने के बाद मकसद भी यही था कि इसराइल आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन को हड़पे। अब सूरत हाल ये है कि अब जो उनके जुलानी साहब जो नए सदर बने हुए हैं, उन्होंने कल एक इवेंट में कहा कि भाई साहब अब इसराइल को यानी उनमें थोड़ी सी गैरत वैसे ही जाएगी, बयान दिया होगा। बयान की सूरत में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह दिल से उन्होंने बात की होगी। और तरीक़ाकार आपके सामने कि जिस तरीके से इसराइल ने हर पूरी फ़ौज को तबाह बर्बाद कर दिया, हर चीज़ को बर्बाद करके, और वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने बैठे थे। अब मामला ये है कि उन्होंने कहा है कि इसराइल को फिल फोर जो है वहाँ से निकलना होगा और उसको अपनी जगह छोड़नी होगी, क्योंकि हमारी जिन जिन जगहों में उन्होंने कब्ज़ा किया है वो जगह उनको छोड़नी होगी। शाम की सरज़मीन जो है ये हमारी सरज़मीन है। बहरहाल उन्होंने ये इस किस्म का बयान दिया है। अब देखना यह है कि क्या वाकई इसराइल इस बयान पर अमल दरामद करता है। लेकिन दूसरे ने आप देखें कि शाम को जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया और फिर दमिश्क को, यानी क्योंकि उनको पता है कि ज़ाहिर बात है कि इनकी एयरफोर्स हमने तबाह कर दी है। बशर अल-असद के ज़माने में जो असलहा था, डिपो थे, बारूद के टैंक्स थे, वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे में जब रिजीम चेंज हुआ, आपको पता है कि मकसद इनको लाने का मकसद यही था कि भाई जब ये लोग आएंगे तो कुछ नया होगा, नई चीज़ें होंगी। अब ज़ाहिर बात है ईरान तुर्की अपने आप को भी सेफ़ जोन देना चाहता था कुर्द के जो है लोगों से। फिर इसी तरह आपने देखा कि अमेरिका की ख्वाहिश थी कि ये बंद है, अगर इसको बांध दिया जाए तो हिज़्बुल्लाह और गाज़ा के लोगों तक असलहा पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। अब इस सारी सिचुएशन को आपने बखूबी देखा है। दूसरे ने हमने ये देखा है कि इस वक्त एक तरफ तो गाज़ा के हवाले से नई तजावीज़ जो है वो सामने आ रही हैं। तजावीज़ ये है कि इसराइल ने एक तजवीज़ दी है। इसराइल के अपोजिशन लीडर ने कहा है कि गाज़ा का जो मामला है, यानी इसका पूरा सिस्टम हमास के बजाय हम मिस्र को दे देते हैं। मिस्र इसको 8 साल तक देखेगा और 8 साल तक वो इस सारी चीज़ों को कवर करेगा। उसके बाद जो है फिर देखेंगे। अब इसके हवाले से जो मिस्र और इसका रद्द-ए-अमल आया हुआ है, यानी जो मिस्र का रद्द-ए-अमल है, उन्होंने खुल के ही बात की। उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि भाई साहब मामला ये है कि 8 साल तो आप क्या कह रहे हैं, हम 1 साल तक इसको लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हम हाँ ये कर सकते हैं कि आपकी जो यानी गाज़ा में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है उसमें हम अपने हिस्सा डाल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि गाज़ा को हम जो है इस पट्टी को हम ले लें और इसको संभालें, ये हम नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ जो बयानबाजी है वो इस वक्त चल रही है। सिर्फ बयानबाजी की हद तक ही महदूद है। तो सिर्फ अमेरिका में एक समिट होने जा रहा है और समिट में मुख्तलिफ कारोबारी लोग जो हैं वो शिरकत करेंगे और उस समिट का मकसद ये है कि उन कारोबारी लोगों को इकट्ठा करने और ख़ास कर जो गाज़ा के हवाले से चीज़ें हैं उस डेवलपमेंट चीज़ों पर बात करनी है। तो देखना यह है कि क्या वो वाकई उसमें भी अभी तक यानी मामला हुआ नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट चीज़ें हो रही हैं। आगे देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन बहरहाल एक तरफ तो ये सिचुएशन जो मैं आपके सामने रखी। दूसरे ने आपको ये बताते चले कि शहजादा खालिद बिन सलमान के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा से मुलाकातें हुई हैं और ये पहला दौरा है सऊदी वली यानी वज़ीर दिफ़ा का जो वहाँ पे गए हैं और उनकी मुलाकातें, बहुत सारी मुलाकातें हुई, लेकिन इसमें एक मुलाकात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए कि भाई साहब उसमें ये कहा गया है कि भाई साहब ये जो बहर अहमर है, यानी बहर अहमर यानी रेड सी का ये जो मामला है,
اس کو ہم نے سورٹ آؤٹ کرنا ہے اور کسی طریقے سے سورٹ آؤٹ کرنا ہے. ہم اس کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں پورے ایریا کو, اور ہماری خواہش ہے کہ یہاں پہ امن آئے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یمن کے خلاف ویسے بھی سعودی عرب ایکٹیو ہے, اور جس طریقے سے یمن نے یہاں پہ جہازوں کو نکیل ڈالی ہوئی ہے, تو اس ساری سچویشن میں ان کو اکٹھا بھی ہونا پڑے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ مغرب کے دنیا کے ممالکوں نے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے بحرین نے سرزمین دی یمن کے خلاف, آپ کو یاد ہوگا, اور وہاں پر ہوائی جو ہے یعنی فضائی حدود استعمال انہوں نے کیے, زمینی اور فضائی حدود استعمال کیے. تو ایک طرف تو یہ سچویشن شروع ہے. دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھائی صاحب غزہ اسرائیل جنگ بندی کے لیے پہلے مرحلے میں توسیع سوچنا شروع کر دیا ہے. 63 قیدیوں کو غزہ کی رہائی سے کے پہلے مرحلے میں 42 دنوں پر مشتمل جنگ بندی میں توسیع پر آمادہ شروع کر دیا ہے. اسرائیل نے اپنے بقیہ 63 قیدیوں کی غزہ کے لیے پہلے مرحلے میں 42 دنوں پر مشتمل جنگ بندی میں توسیع پر آمادگی پر حوالے سے سوچنا. اب مسئلہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. مسئلہ یہ ہے بھائی صاحب کہ اس وقت جو سچویشن ہے, آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہیں, ایک طرف تو میرے پاس جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے, فوج نے یہ بات کی کہ انہوں نے اس بات کی ندامت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو کارکردگی تھی ہم نے اپنے عوام کو محفوظ نہیں کیا. یہ سب سے بڑی ہار تھی ہماری. اسرائیلی فوج نے یہ کہا ہے کہ بھئی سب سے بڑی ہار ہماری یہ تھی کہ بھئی صاحب ہم نے کسی کو جو ہے یعنی محفوظ ٹھکانے ہم نے نہیں دیا, اپنے لوگ کو محفوظ نہیں کیا. یہ ہماری ہار تھی, ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں. اسرائیل یہ کہتا ہے. اب اس ساری سچویشن میں یعنی یہ بات ہو رہی ہے 7 اکتوبر کے حوالے سے, آج یہ اپنی ہار تسلیم کر رہے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں بھائی صاحب آپ ہارے ہوئے ہیں, آپ بالکل بری طرح ہارے ہو چکے ہیں. تو ایک طرف تو وہ سچویشن ہے, لیکن دوسرے نے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیل ہے وہ یہ سوچتا ہے, کیونکہ یرغمالیوں کے حوالے سے جو چیزیں ان کے پاس آ رہی ہیں وہ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. یعنی پوزیشن یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی صاحب ابھی تک آپ کے 63 مزید لوگوں کو رہا ہونا ہے. پرسوں جب 4 یعنی 6 کے بدلے 600 رہا کرنے تھے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پھر کیا ہوا. پھر اسرائیل نے اپنے بندے ان کو نہیں دیے, وہاں پر بھی پگدڑ مچ گئی. حماس نے بھی کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر ہم بھی تیار ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو تو پھر جنگ کے لیے ہم بھی ریڈی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ والی بات کیوں آ گئی, یعنی یہ خبر, یہ شوشہ کیوں چھوڑا گیا ہے, جان بوجھ کر چھوڑا گیا ہے. یعنی اس لیے چھوڑا گیا کیونکہ حماس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں, ہم جنگ کے لیے ریڈی ہیں. اگر آپ معاہدے کے تحت چلنا چاہیں گے, ہم معاہدے کے تحت بھی ریڈی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ سچویشن چل رہی ہے. حالات جو ہیں, کیونکہ اگر اسرائیل امریکہ مل کے یہ چاہتا ہے کہ غزہ جو ہے وہ کسی امریکہ یا مصر یا اردن یا ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے کیا جائے, تو میرے خیال میں حالات کچھ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے, مزید خراب ہوں گے. جو اس وقت مجھے انالیسز جو میں دیکھ رہا ہوں, مختلف تجزیہ کاروں کے مختلف آرٹیکل دیکھ رہا ہوں, جس سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ معاملات کچھ بہتری کی بجائے خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں. دوستو اب تک کے لیے اتنے, بہت سارا خیال رکھیے گا, بہت شکریہ.